अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 5.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक शंक्वा का छेद उसी ऊंचाई और उसी आधार का किया गया है। शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और जो आधार का व्यास है वह 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस नाप का एक ठोस बेलन है। तो मान लेते हैं कि वह ठोस बेलन कुछ इस प्रकार से है, जिसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और इस बेलन के जो आधार का व्यास है वह है 5.6, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वह है 5.6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि इस बेलन में क्या किया गया है। तो इस बेलन में एक शंक्वा का छेद कर दिया गया है, अर्थात इसमें कुछ छेद इस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, जब इस बेलन में हम शंक्वाकार छेद करेंगे तब हमें यह पता करना है कि इस बेलन का आयतन कितना होगा और इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए, आयतन कैसे पता करेंगे, क्योंकि पूरी आकृति थी बेलनाकार जिसमें शंक्वाकार आकृति के बराबर आयतन निकाल लिया गया इससे, ठीक है। तो जो शेष ठोस रह जाएगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, हम बेलन के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे। तो जब पूरे बेलन के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष बचे ठोस का आयतन हमारे पास सिर्फ रह जाएगा। तो पहले आयतन ही ज्ञात कर लें। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा और शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेलन के आयतन में जो सूत्र यूज होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में आर और एच की हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए, बेलन और शंकु की जो ऊंचाई है अर्थात जो एच है वह तो सेम ही रहेगा, जो कि है 9 सेंटीमीटर। और चूंकि जो 5.6 दिया हुआ है यह तो है व्यास, और व्यास की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है त्रिज्या की। तो त्रिज्या हम इसका आधा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन तथा शंकु की त्रिज्या। तो चूंकि शंकु का भी जो व्यास है वह भी 5.6 ही रहेगा, यहाँ पर भी 5.6 है, अर्थात दोनों की जो त्रिज्या अर्थात दोनों का जो व्यास होगा वह तो बराबर होगा। तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, हम 5.6 का कर देंगे आधा, जो कि यह आएगा सेंटीमीटर में। तो 5.6 का जब आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.8। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या 2.8 आ गई। अब जो इसकी ऊंचाई होगी वह भी सेम ही रहेगी। तो लिखेंगे बेलन तथा शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं तो h बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r भी है h भी है, तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आयतन। तो लिखेंगे इसलिए शेष ठोस का आयतन। तो शेष ठोस का जो आयतन हो जाएगा वह हम बेलन के आयतन में से घटा देंगे शंकु का आयतन। अब यहाँ पर देखिए, पाई का मान रखना पड़ेगा, आर का मान रखना पड़ेगा, एच का मान रखना पड़ेगा, फिर वही काम करेंगे हम, पाई आर और एच का मान रखेंगे। तो ऐसा हम करें ताकि एक बार ही सबके मान रखे जा सकें। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है। तो क्यों ना हम पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लें। तो यहाँ पर तो एक बच जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बाहर ले लिया गया है, तो यहाँ पर एक बचेगा। तो एक और माइनस यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/3, तो माइनस 1/3। अब 1 में से 1/3 घटा लें, तो जब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 3 तो एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 1 मान सकते हैं नीचे। तो 3 1 जा 3 -1 = 2/3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/3 और साथ में है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें सबके मान रखकर हम शेष ठोस का आयतन पता कर सकते हैं। तो बराबर 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 2.8 और चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिख सकते हैं 2.8 और गुणे एच का मान है 9। तो अब इसे काट पीट लें तो 3 × 3 3 तिहाई हो जाएगा 9। फिर जब यह दशमलव कटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। फिर 7 से काट लें तो 7.70 7 चक्कू 28। फिर जब यह दशमलव कटेगा तो फिर एक नीचे 0 बढ़ा सकते हैं तो यह हो जाएगा 100, यह पूरा 28 हो जाएगा। तो अब यह संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से ये भी काट सकते हैं, 4 से इसे भी काट सकते हैं, ठीक है।
तो बाद में हमें ऊपर वाली सभी संख्याओं की गुणा कराकर हमें फिर 25 से भाग कराना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हम अभी काटे ना 2, 22, 4, 28 और 3 इन सब की गुणा करा लें तो हमें 25 से भाग नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है 100, तो इधर से 2 अंकों पर दशमलव लगाने मात्र से ही भाग हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट गुणा कराएंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए 2, 22 की गुणा कराएंगे 44 हो जाएगा। फिर 44 की गुणा 4 से कराएंगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 17, 176 हो जाएगा। फिर 176 की गुणा हमें 28 से करानी होगी, तो आ जाएगा यह 4928। तो 4928 की गुणा अब हमें 3 में करानी है। तो जब हम इन ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 14,784 और बटे में है 100। तो अब हमें 100 से भाग कराना होगा, ठीक है। तो 100 से भाग कैसे कराएंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं तो हम इधर से 2 पर दशमलव लगा सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 147 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 84, ठीक है, मतलब 147.84। और चूंकि यह आया है शेष ठोस का आयतन, जिसका मात्रक रखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब, अतः एक आंसर तो हमारा यह हो गया, ठीक है। अब दूसरा आंसर पता करेंगे हम इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे तथा अब शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। तो पृष्ठ देखिए, यदि आम भाषा की बात करें तो जहाँ जहाँ तक हम हाथ लगा सकते हैं किसी भी आकृति पर, तो वही होता है पृष्ठ, ठीक है। तो चूंकि देखिए जो यह बेलन था, तो बेलन के तो हम चारों ओर इस प्रकार से हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम हाथ यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि हमें इसकी पॉलिश की जाए तो किस प्रकार से बेलन की करेंगे, हम देखिए चारों ओर इस प्रकार से करेंगे, फिर ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अब क्या हुआ है, देखिए शंक्वाकार आकृति का इस बेलन में एक छेद भी कर लिया गया है। तो जो बेलन में छेद कर दिया गया है तो उसमें भी तो हम इस प्रकार से लेप कर सकते हैं ना। इसका मतलब बेलन के पृष्ठ के साथ साथ अब हमें शंक्वाकार जो आकृति अंदर बनी है उसका भी हमें क्षेत्रफल जोड़ देना होगा, ठीक है। और साथ में देखिए ऊपर का जो यह आधार का क्षेत्रफल है यह तो इस शंकु के साथ ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे का जो यह आधार का क्षेत्रफल है यह रह जाएगा। इसका मतलब जो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ होगा वह क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ के साथ हमें अब इस शंकु का भी वक्र पृष्ठ जोड़ना होगा, तो प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr(h), फिर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr(l), फिर प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सब कुछ है, r भी है, h भी है, लेकिन हमारे पास l नहीं है। तो या तो सबसे पहले हम l का मान अलग से ज्ञात कर लें, ठीक है। या हम इस सूत्र में ही l की जगह पर √h² + r² भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अलग से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम l का मान अलग से नहीं ज्ञात करेंगे, यहीं पर ज्ञात कर लेंगे। तो बराबर, और देखिए तीनों पदों में हमें πr का मान रखना होगा। तो सभी में रखने से बेटर है कि हम πr कॉमन ही ले लें, ठीक है। तब हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएगा h, और जो πr था उसको बाहर ले लिया गया है। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ l, क्योंकि πr बाहर ले लिया गया है तो बचेगा सिर्फ l, और फिर प्लस πr²। तो r यहाँ पर 2 है, लिया गया सिर्फ एक r ही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही r बचेगा, तो प्लस r। तो अब देखिए यदि हमारे पास l का मान होता तो हम यहाँ पर l का मान रख देते, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास l का मान नहीं है तो अब हम इसकी जगह पर सूत्र रखेंगे, जो कि होता है √h² + r² और प्लस r। तो अब इसमें सबके मान रख दें तो क्या हो जाएगा, पाई का मान रख दें 22/7 और गुणे r का मान रखेंगे, r का मान दिया हुआ है 2.8, तो 2.8। फिर ब्रैकेट में है 2h, तो 2 × h का मान 9, फिर प्लस √h का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर, और प्लस r का मान है 2.8, तो 2.8 का स्क्वायर,
फिर प्लस आर का मान 2.8। तो जब यह दशमलव कटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, तो 7.70 और 7 चक्कू 28, फिर 2 गिरवैयम 22 और 2 पंचे 10, तो यह हो जाएगा 11 चक्कू 44/5 और इंटू में 2 नाम 18 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9 9 81 और प्लस 2.8 का भी हमें वर्क करना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7.84 प्लस आर का मान है 2.8, फिर बराबर 44/5 और ब्रैकेट के अंदर 18 और 2.8 जोड़ लें, ठीक है। ये तो भी जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि पहले हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो 18 में 2.8 जोड़ेंगे तो 18 और 2 20 हो जाएगा और पॉइंट में है 8, तो 20.8 तो यह हो जाएगा और प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 81 में 7 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 88.84। फिर इधर 44/5 और ब्रैकेट में 20.8 और प्लस अब हमें 88.84 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा 9.4, तो प्लस 9.4 फिर बराबर 44/5 और अंदर कितना हो जाएगा क्योंकि 20.8 में हमें 9.4 जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद चूंकि ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर चूंकि गुणा होता है तो गुणा लगा दें। अब इसको जोड़ लें तो 8 4 12 हासिल 1 10 और 20 30, तो यह हो जाएगा 30.2। तो 30.2 की गुणा 44 में कराकर फिर 5 से भाग करा लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो 30.2 में 44 की गुणा करा लें, तो जब 30.2 में 44 की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1328.8 और बटे में है 5, ठीक है। तो अब 5 से भाग करा लें तो यह आ जाएगा 265.76। तो चूंकि यह शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ आया है जिसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह भी हमारा एक आंसर है। और चाहे तो देखिए चूंकि जो यहाँ पर दशमलव के बाद अंक है वह 7 है, ठीक है, जो कि यह 5 से बड़ा है। तो हम सीख चुके हैं कि दशमलव के बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा होता है तो उससे पहला वाला एक अंक बढ़ा देते हैं। जब हम इस 7 और 6 को हटाएंगे तो इस 5 की जगह पर एक अंक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है। अर्थात यह आ जाएगा 266 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो कि लगभग में मान है तो यहाँ पर लगभग भी लगा सकते हैं, अतः इन दोनों में से कोई भी एक आंसर रख सकते हैं। अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक कोर 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो अब इस 17वें सवाल में देखिए 2 आकृतियां इसमें भी दे रखी हैं कि कहा गया है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो उस घन से काटा गया है जिसकी प्रत्येक कोर 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो मान लेते हैं कि यह एक घन है, तो जो यह घन है तो इस घन के जो प्रत्येक कोर है वह है 3 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है, लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस घन से हमें बड़े से बड़े शंकु को निकालना है। तो बड़े से बड़ा शंकु क्या हो सकता है, अर्थात जो इसका व्यास हो जाएगा वह भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा और जो इसकी ऊंचाई होगी शंकु की वह भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी और जो इसकी यहाँ पर यह चोन है तो वह चोन इस फलक में आएगी। आधार इस फलक को मानेंगे तो चोन इस वाले फलक पे आएगी, ठीक है। पीछे वाले को यदि आधार मानेंगे तो सामने वाले पे चोन आएगी। अर्थात हम किसी भी प्रकार से काटें जो इस शंकु की ऊंचाई होगी वह 3 सेंटीमीटर ही रहेगी और जो आधार का व्यास होगा वह भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि r और h का होना अति आवश्यक है क्योंकि सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लिखेंगे चूंकि घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर भी 3 सेंटीमीटर होगा और हमें शंकु की त्रिज्या की जरूरत है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर, तो त्रिज्या कैसे पता करी जाएगी, हम इसको आधा कर देंगे तो पता चल जाएगी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 लिख दें या 3/2 ही पड़ा रहने दें, ठीक है। तो हमारे पास r भी है h भी है तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर यही सूत्र लगा दें 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें सबके मान रख दें तो बराबर 1/3
ठीक है। तो चूंकि आर और एच का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 7 से कट जाए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। तो 7 से कोई संख्या कट तो पाएंगी नहीं, क्योंकि दोनों जगह 3 ही है, ठीक है। इसलिए इस पाई का मान ना रखें, तो यह हो जाएगा 1/3 पाई, और आर का मान रखेंगे 3/2, और स्क्वायर भी है इसलिए 3/2 को 2 बार लिख दें, और फिर गुणे यच, यच का मान है 3। तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 3 तिहाई 9, और बटे में बचेगा 2 दूनी 4, और पाई भी साथ में रह जाएगी, तो यह हो जाएगा 9/4 पाई। तो चूंकि यह आयतन निकाला गया है इसलिए आयतन का मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 18वें सवाल में देखिए, कह रहा है कि एक तंबू नीचे से बेलनाकार है और ऊपर से उसी आधार का शंक्वाकार है। आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2 मीटर है। यदि तंबू के भीतर वायु का आयतन 75 घन मीटर है तो तंबू के शीर्ष की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 18वें प्रश्न में जो आकृति है वह बेलनाकार भी है और शंक्वाकार भी है, ठीक है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि एक तंबू नीचे से बेलनाकार है, तो देखिए यह जो आकृति है यह तो बेलनाकार है, ठीक है। तो नीचे से तो बेलनाकार है जो कि यह बेलन का आकार है, और ऊपर से उसी आधार का शंक्वाकार है, और इसके ऊपर जो आकृति बन रही है वह बन रही है शंक्वाकार और इसी आधार की, ठीक है। तो जो तंबू है वह नीचे से तो देखिए बेलनाकार है और ऊपर से इसी आधार का, मतलब बेलन के ही आधार का एक शंक्वाकार है, और जो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 25 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2 मीटर है, अर्थात जो यह बेलन की आकृति बनी हुई है तो इसकी जो ऊंचाई है अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसकी वह है 2 मीटर। यदि तंबू के भीतर वायु का आयतन 75 घन मीटर है, अर्थात जो यहाँ से यहाँ तक यह तंबू लगा हुआ है तो इस तंबू के भीतर जो हवा का आयतन है वह है 75 घन मीटर, अर्थात इस पूरी आकृति का जो आयतन है वह है 75 घन मीटर। तो तंबू के शीर्ष की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यह पता करना है कि जो यह आकृति बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी पूरी ऊंचाई है वह कितनी है, ठीक है। तो हमें यह चीज पता करना है। तो देखिए इतनी ऊंचाई तो हमें पता ही है कि इतनी ऊंचाई 2 मीटर है। तो यदि इस शंकु की भी ऊंचाई हमें पता चल जाए तो हम 2 में इस शंकु की ऊंचाई को जोड़कर पता कर सकते हैं कि इस पूरी आकृति की ऊंचाई कितनी है। तो चूंकि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई कुछ अलग अलग ही आएगी, तो इसकी ऊंचाई तो 2 मीटर है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 3 मीटर या 4 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई को h मान लें और इसकी ऊंचाई को h1 मान लें या h डैश मान सकते हैं, ठीक है। और दोनों की त्रिज्या तो एक बराबर ही रहेगी, क्योंकि जितना आधार इसका है उतना ही आधार इसका होगा। तो पहले तो मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई और पूरे तंबू में जो वायु का आयतन है वह है 75 घन मीटर, ठीक है। तो तंबू के भीतर वायु का आयतन है 75 घन मीटर। तो देखिए अब इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं, इस शंकु की भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन किसका है, तो इस पूरे तंबू का आयतन है, ठीक है। और जो यह तंबू है तो यह तंबू किन 2 आकृतियों पर आधारित है, तो यह तंबू बेलन और शंकु की आकृति पर आधारित है। इसका मतलब इसमें बेलन का भी आयतन शामिल है और शंकु का भी आयतन शामिल है, ठीक है। तब जाकर यहाँ पर 75 घन मीटर बना है, अर्थात जब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को जोड़ दिया गया होगा तब यह 75 घन मीटर के बराबर आया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह पाई आर स्क्वायर एच है यह तो बेलन का आयतन हो गया, और जो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है यह शंकु का आयतन हो गया। तो चूंकि दोनों की त्रिज्याएं तो बराबर हैं बट इनकी ऊंचाई अलग अलग है, जो कि यहाँ पर माना भी गया है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई को h1 माना गया है, तो चूंकि यह शंकु का आयतन है इसलिए यहाँ पर h1 कर दें, और यह बेलन का आयतन है और इसकी ऊंचाई को h माना गया है तो यहाँ पर h ही रखा रहने दें। तो अब इन दोनों में मान रख दें, या यहाँ से हम देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। तो यदि हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा h और प्लस 1/3 h1, जो कि यह बराबर है 75 के। तो देखिए चूंकि r का मान तो हमारे पास है नहीं, और चाहे तो r का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह
पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आर का मान यहाँ से निकालने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हम इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर यह 25 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर लिखते हैं 25 और h का मान है 2 और प्लस यह हो जाएगा h1/3 बराबर इधर है 75। और जैसा कि हम जानते हैं कि 25 गुणे में है, तो चाहे तो हम इसको उठाकर इधर रख दें तो यह बटे में हो जाएगा। तो 25 कम 25 और 25 तिहाई हो जाएगा 75। तो इधर रह जाएगा 2 प्लस h1/3 और बराबर इधर रह जाएगा सिर्फ 3। तो चूंकि हमें सिर्फ h1 का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए 2 और 3 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो चूंकि यह जो 2 है यह प्लस का है, उठाकर इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो h1/3 बराबर हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1। अब चूंकि जो 3 है यह बटे में है, तो जब यह उठाकर इधर रखेंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो 3 कम हो जाएगा 3। तो चूंकि यह शंकु की ऊंचाई है, इसलिए इसका मात्रा रखेंगे मीटर। तो 2 मीटर तो बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, और 3 मीटर इस शंकु की ऊंचाई आ गई। तो टोटल इस तंबू की ऊंचाई कितनी हो गई? 3 2 5 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः तंबू की शीर्ष से भूमि तक ऊंचाई, तो तंबू की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 + 3 बराबर 5 मीटर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।